नमस्कार। मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आजकल मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। अब तक मैंने आपको 37 अध्याय पढ़कर सुना दिए हैं। 38वें अध्याय में आज मैं आपको लेकर के जाऊंगी। 37वें अध्याय में क्या हुआ था आपको याद होगा। दिन बहुत तेजी से जा रहे हैं। आपने अगर निरंतरता से और तन्मयता से गोदान सुना है तो आपको याद होगा कि पिछले अध्याय में मेहता जी का भाषण चला है विमेंस हॉल में, जहाँ पे उनकी मुख्य जिसको कहना चाहिए इस सेमिनार की ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो मिस मालती हैं, और वो चूँकि खुद बहुत बड़ी नारीवादी और फेमिनिस्ट हैं और उन्हीं के मत को से सहमति रखने वाली बहुत सारी उनकी मित्र हैं वहाँ पर। और इसके अलावा जो इतने भी प्रेमचंद जी ने शहरी किरदार गढ़े हैं वो सब हैं वहाँ पे। बिजली के संपादक ओंकार नाथ जी हैं और मिस्टर खन्ना हैं, राय साहब हैं, खुर्शेद हैं, सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। जो दिलचस्प चीज़ थी वो थी मेहता जी का भाषण। मेहता जी ने पूरे भाषण में इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय महिलाओं को पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य महिलाओं का अंधा अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं है। क्यों भारतीय महिलाओं को अपनी सांस्कृतिक परिधि में या अपनी जो सदियों से चली आ रही जो एक आदर्श और काल्पनिक तो नहीं, जो आदर्श छवि है भारतीय नारी की वो यह है कि वो घर के अंदर रहती है, बच्चों का लालन पालन करती है, घर को देखती है, अपने परिवेश को संवारती है, लेकिन बाहर काम नहीं करती। मेहता जी ने इसके क्यों ऐसा कहा उसके लिए कई तर्क दिए। उनके कुछ तर्कों में बहुत दम लगा मुझे पाठक के तौर पे जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा था। वो कहते हैं कि पुरुषों ने इस दुनिया को आगे बढ़ाया है, यानी विकास हुआ है तो ज़्यादा योगदान पुरुषों का माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो सेना नायक होते हैं, वो देश के सर्वोच्च पदों पर बैठते हैं, वो पूरी दुनिया के संचालन का उत्तरदायित्व तो अपने कंधों पर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो पुरुष जो है ये सब काम करता है सत्ता पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए, और इसमें कहीं भी कुछ भी क्रियात्मक नहीं है। जितना बढ़ता है उतना ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से विनाश होता है, विध्वंस होता है और समाज का विघटन होता है। और इन्हीं कामों में यदि महिलाएं लग जाएंगी तो कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा पुरुष और स्त्री में। स्त्री का जो आदर्श रूप है मेहता जी की नज़रों में वो है कि वो तो क्रियात्मकता का पुंज है, उसको वो नाजुक है, वो कोमल है और नर्चर करने वाली एक आइकॉन है। वो उसका लालन पालन पोषण उसका काम है, उसको वही करना चाहिए। अगर वो भी घर की परिधि से निकल के इन्हीं सब कामों में लग जाएगी तो फिर पीढ़ियों का जो विघटन है वो होना तय है। और बहुत सारी बातें मेहता जी इस विषय में कह रहे हैं। पीछे बैठे ओंकार नाथ और राय साहब और मिर्ज़ा खुर्शेद और खन्ना जी चुटकी ले रहे हैं इन सब बातों पे, लेकिन कुल मिलाकर के महिला वर्ग जो वहाँ मौजूद है सेमिनार हॉल में वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। कई बार मेज़ें थपथपाई गई, कई बार जो है ऊंचे स्वर में विरोध उठा जब मेहता जी ने कुछ बातों को कहा। एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, व्यक्तिगत तौर पे आपको लगी कि नहीं लगी बताइएगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं तो हंस हैं और पुरुष बाज हैं। अगर हंस बाज बनने की कोशिश करेगा तो ना वो हंस रह पाएगा और बाज तो वो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास वो सब वो फीचर्स ही नहीं है जो विधाता किसी बाज को देता है। न तीखी चोंच है, न बड़े पंजे हैं। लेकिन अगर तो ये हंस और बाज की तुलना काफ़ी रोचक लगी थी मुझे। उन्होंने कहा कि वो शांत नीरव जल में हंस जो है वो तैरता है और खूबसूरत बनाता है किसी भी अपने परिवेश को। यही काम महिलाओं का होता है। कुल मिला के उस पर काफ़ी वाद विवाद है और मिस मालती जो हैं वो काफ़ी जो हैं इससे क्षुब्ध नज़र आ रही हैं, वो उससे बिल्कुल असहमत नज़र आ रही हैं। और जब ख़त्म होता है मेहता जी का भाषण तो सब एक दूसरे को बधाई देते हैं, जिस पे मालती जी ये कहती हैं कि हाँ आप लोग तो एक दूसरे को बधाई देंगे ही, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। उसके बाद जो है आपको याद होगा कि ये तय हुआ था कि मेहता जी के भाषण का जवाब महिला वर्ग से भी दिया जाएगा, और वो अगले रविवार के लिए तय हुआ था। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको 38वां अध्याय पढ़ के सुनाती हूँ। खन्ना ने मालती की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर मानो उसके मन की बात को समझने की चेष्टा की।
डॉक्टर साहब के विचार मुझे तो कोई 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं। मालती ने कटु होकर पूछा, कौन से विचार? यही सेवा और कर्तव्य वाले? तो आपको ये विचार 100 साल पिछड़े मालूम होते हैं? तो कृपा कर अपने ताजे विचार बताइए। दंपति कैसे सुखी रह सकते हैं, इसका कोई ताजा नुस्खा है आपके पास? खन्ना खिसिया गए। बात कही मालती को खुश करने के लिए, वो तो तुनक गई। बोले, ये नुस्खा तो मेहता साहब को ही मालूम होगा। डॉक्टर साहब ने बता तो दिया कि आपके ख्याल में वह 100 साल पुराना है, तो नया नुस्खा आपको बताना चाहिए ना। आपको ज्ञात नहीं है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कभी पुरानी हो ही नहीं सकती। समाज में इस तरीके की समस्याएं हमेशा उठती रहती हैं और हमेशा उठती रहेंगी। मिसेस खन्ना बरामदे में चली गई थी। मेहता ने उनके पास जाकर प्रणाम करते हुए कहा, मेरे भाषण के विषय में आपकी क्या राय है? मिसेस खन्ना ने आंखें झुकाकर कहा, बहुत अच्छा था, मगर अभी आप अविवाहित हैं। सभी नारियां देवियां हैं, श्रेष्ठ हैं, कर्णधार हैं। विवाह कर लीजिए तो पूछूंगी कि नारियां क्या हैं। और विवाह आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप विवाह से मुंह चुराने वाले मर्दों को कायर कह चुके हैं। मेहता हंसे, उसी के लिए तो जमीन तैयार कर रहा हूँ। मिस मालती से जोड़ी अच्छी है, शर्त यही है कि कुछ दिन आपके चरणों में बैठकर आपसे नारी धर्म सीखें। वही स्वार्थी पुरुषों की बात, आपने पुरुष कर्तव्य सीख लिया है। यही सोच रहा हूँ कि किससे सीखूं। मिस्टर खन्ना आपको बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। मेहता ने कहा, मारा नहीं, मैं पुरुष कर्तव्य भी आपसे ही सीखूंगा। अच्छी बात है, मुझी से सीख लीजिए। पहली बात यही है कि भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारियां उसी पर हैं। श्रेष्ठ पुरुष है और उस पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा, संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव ही रहेगा। नारियों में आज तो ये विद्रोह है, इसका कारण पुरुषों का इन्हीं गुणों से शून्य हो जाना है। मिर्जा साहब ने आकर मेहता को गोद में उठा लिया और बोले, बहुत मुबारक। मेहता ने प्रश्न भरी आंखों से देखा, आपको मेरी तकरीर पसंद आई? तकरीर तो खैर जैसी थी, मगर कामयाब खूब रही। आपने परी को शीशे में उतार लिया। अपनी तकदीर सराहिए कि जिसने आज तक किसी को मुंह नहीं लगाया वह आपका कलमा पढ़ रही है। मिसेस खन्ना दबी जुबान से बोली, जब नशा ठहर जाए तो बताइएगा। मेहता ने विरक्त भाव से कहा, मेरे जैसे किताब के कीड़ों को कौन औरत पसंद करेगी देवी जी, मैं तो पक्का आदर्शवादी हूँ। मिसेस खन्ना ने अपने पति को कार की तरफ जाते देखा तो उधर चली गई। मिर्जा भी बाहर निकल गए। मेहता ने मंच से अपनी छड़ी उठाई और बाहर जाना चाहते थे कि मालती ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आग्रह भरी आंखों से बोली, अभी आप नहीं जा सकते, चलिए पापा से आपकी मुलाकात कराऊं और आज खाना आप वहीं खाइए। मेहता ने कान पर हाथ रख के कहा, नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, वहां सरोज मेरी जान खा जाएगी। मैं इन लड़कियों से बहुत घबराता हूँ। नहीं, मैं जिम्मा लेती हूँ, जो कोई भी मुंह खोले। अच्छा आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। जी नहीं, यह नहीं होगा, मेरी कार सरोज को लेकर चल दी है, आप मुझे पहुंचाने तो चलेंगे ही। दोनों मेहता की कार में बैठे, कार चल दी। एक क्षण बाद मेहता ने पूछा, मैंने सुना है खन्ना साहब अपनी बीवी को मारा करते हैं। तब से मुझे उनकी सूरत से नफरत हो गई है। जो आदमी इतना निर्दयी हो उसे मैं कभी आदमी ही नहीं समझता। उस पर नारी जाति के बड़े हितैषी बनते हैं। तुमने उन्हें कभी समझाया नहीं? मालती उद्विग्न होकर बोली, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, यह आप भूल जाते हैं। मैं तो ऐसे किसी कारण की कल्पना नहीं कर सकता कि कोई पुरुष अपनी स्त्री को मारे, चाहे स्त्री कितनी ही बदजुबान हो। हाँ, कितनी ही। तो आप एक नए किस्म के आदमी हैं। अगर मर्द बदमिजाज है तो तुम्हारी राय में उस मर्द पर हंटरों की बौछार करनी चाहिए। क्यों? स्त्री जितनी क्षमाशील हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता। आपने खुद आकर आज ये बात स्वीकार की है, तो औरत की क्षमाशीलता का यही स्वीकार है। मैं समझता हूँ तुम खन्ना को मुंह लगाकर उसे और भी शह देती हो। तुम्हारा जितना आदर करता है, तुमसे उसे जितनी भक्ति है, उसके बल पर तुम उसे बड़ी आसानी से सीधा कर सकती हो, मगर तुम उसकी सफाई देकर स्वयं उसके अपराध में शरीक हो जाती हो। मालती उत्तेजित होकर बोली, तुमने इस समय यह प्रसंग व्यर्थ ही छेड़ दिया। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, मगर अभी आपने गोविंदी देवी को पहचाना नहीं। आपने इतनी उनकी जो भोली शांत मुद्रा देख के उन्हें देवी समझ लिया है, तो वो गलत है। मैं उन्हें इतना ऊंचा स्थान नहीं देना चाहती। उन्होंने मुझे बदनाम करने का जितना प्रयत्न किया है, मुझ पर जैसे आघात किए हैं, वह बयान करूं तो आप दंग रह जाएंगे, और तब आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी औरत के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। आखिर उन्हें आपसे इतना द्वेष है, इसका कोई कारण तो होगा। कारण उन्हीं से पूछिए, मुझे किसी के दिल का क्या हाल मालूम होगा। उनसे बिना पूछे भी अनुमान किया जा सकता है, और वो यह है कि अगर कोई पुरुष मेरे और मेरी स्त्री के बीच आने का साहस करे तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और उसे मार ना सकूंगा तो छाती में मार लूंगा। और इसी तरह अगर मैं किसी स्त्री को और अपनी स्त्री के बीच में लाना चाहूं तो मेरी पत्नी को अधिकार है कि वो जो चाहे करे।
इस विषय में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। ये अवैज्ञानिक मनोवृत्ति है जो हमने अपने बनेले पूर्वजों से पाई है, और आजकल कुछ लोग इसे असभ्य और असामाजिक व्यवहार कहेंगे, लेकिन मैं अभी तक उस मनोवृत्ति पर विजय नहीं पा सका हूं और न मैं पाना चाहता हूं। इस विषय में मैं कानून की परवाह नहीं करता, मेरे घर में मेरा कानून है। मालती ने तीव्र स्वर में पूछा, लेकिन आपने यह अनुमान कैसे कर लिया कि मैं आपके शब्दों में खन्ना और गोविंदी के बीच में आना चाहती हूँ? आप ऐसा अनुमान करके मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं खन्ना को अपनी जूतियों की नोक के बराबर भी नहीं समझती। मेहता ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, यह आप दिल से नहीं कह रही हैं मिस मालती। क्या आप सारी दुनिया को बेवकूफ समझती हैं? जो बात सभी समझ रहे हैं, अगर यही बात मिसेस खन्ना भी समझें तो मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। मालती ने तुनक के कहा, दुनिया को दूसरों को बदनाम करने में मजा आता है। मैं इतनी बेमुरव्वत नहीं हूं कि खन्ना को अपने पास आते देखकर दुत्कार दूं। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे सभी का स्वागत और सत्कार करना पड़ता है। अगर कोई इसका कुछ और अर्थ निकालता है तो वह। मालती का गला भर्रा गया और उसने मुंह फेर कर रुमाल से आंसू पोंछे। फिर 1 मिनट बाद बोली, औरों के साथ तुम भी मुझे, इसका मुझे दुख है। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। फिर कदाचित उसे अपनी दुर्बलता पर खेद हुआ। प्रचंड होकर बोली, आपको मुझ पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप भी उन्हीं मर्दों में से हैं जो किसी स्त्री पुरुष को साथ देखकर उंगली उठाए बिना नहीं रह सकते, तो शौक से उठाइए। मुझे रत्ती भर परवाह नहीं है। अगर कोई स्त्री आपके पास बार बार किसी बहाने से आए, आपको अपना देवता समझे, हर एक बात में आपसे सलाह ले, आपके चरणों के नीचे आंखें बिछाए, आपका इशारा पाते ही आग में कूदने को तैयार हो, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे। अगर आप उसे ठुकरा सकते हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं। इसके विरुद्ध आप कितने ही तर्क और प्रमाण लाकर रख दें, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। मैं तो कहूंगी, उपेक्षा तो दूर रही, ठुकराने की बात ही क्या आप उस नारी के चरण धोकर ठुकराने की बात ही क्या आप उस नारी के चरण धोकर पिएंगे। बहुत दिन गुजरने से पहले वह आपकी हृदयश्वरी हो जाएगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे सामने खन्ना का कभी नाम मत लीजिएगा। मेहता ने इस ज्वाला में मानो हाथ सेकते हुए कहा, शर्त यही है मैं खन्ना को आपके साथ न देखूं। मैं मानवता की हत्या नहीं कर सकती। वो आएंगे तो मैं उन्हें दुत्कारूंगी नहीं। उनसे कही अपनी स्त्री के साथ सज्जनता से पेश आए। मैं किसी के निजी मामले में दखल नहीं देना चाहती, न मुझे इसका कोई अधिकार है। तो आप किसी की जुबान नहीं बंद कर सकती। मालती का बंगला आ गया, कार रुक गई, मालती उतर पड़ी और बिना हाथ मिलाए चली गई। वह यह भी भूल गई कि उन्होंने मेहता को भोजन का आमंत्रण दिया था। वे एकांत में जाके खूब रोना चाहती हैं। गोविंदी ने पहले भी आघात किए हैं, पर आज उसने जो आघात किया है वो बहुत गहरा, बहुत चौड़ा और बहुत ज्यादा मर्मभेदी है। नए चैप्टर की शुरुआत का निशान मुझे दिख गया है, इसलिए 39वां अध्याय मैं आपको अगले रविवार को सुनाऊंगी। तब तक आप बने रहिए गोदान के साथ, मुंशी प्रेमचंद जी के साथ और रचना यदुवंशी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।